समझिएगा, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या ऐसा समझ लें, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बात समझिएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, नाम ही से क्लियर हो रहा है मोशन के लिए लॉ। और आपको अच्छे से मालूम होगा फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर मतलब मोशन होना है तो उसके लिए फोर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, समझिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, स्टेशनरी है ये, इस पे मैंने कोई फोर्स एफ अप्लाई किया, अभी इसका वेलोसिटी 0 था, ये एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? ये एक्सेलरेट होगा और v वेलोसिटी गेन करेगा। v वेलोसिटी गेन करेगा तो ड्यूरिंग द v वेलोसिटी, या ये जब भी v वेलोसिटी तक पहुंचता है, 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक पहुंचेगा या मूविंग होगा या मोशन करेगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या होगा? डिस्प्लेस भी होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो मोशन के सारे पैरामीटर किससे एसोसिएटेड है? फोर्स से। जब तक किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स नहीं लगाओगे, बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी मतलब कोई वेलोसिटी एक्वायर नहीं करेगी। जब तक कोई वेलोसिटी एक्वायर नहीं करेगी वो डिस्प्लेस नहीं होगी। मतलब चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, सारे के सारे टर्म्स किससे एसोसिएटेड है? फोर्स से। तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर अपन मोशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है? फोर्स जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? फोर्स जानना जरूरी है। बात को समझिएगा। तो टॉपिक में कई बार देखने को मिलता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मैं तो ऐसा कहूंगा, ऐसा समझ लो आप, चैप्टर का नाम क्या हो गया? फोर्स इज लॉज ऑफ मोशन। क्या हो गया? फोर्स इज लॉज ऑफ मोशन। कैसे फोर्स इज लॉज ऑफ मोशन? हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। और तीनों की इंटेंशंस जो है फोर्स को इंट्रोड्यूस करने की है। किसकी है? फोर्स को इंट्रोड्यूस करने की। अगर आप तीनों लॉ पढ़ेंगे, अभी मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट तो फोर्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फोर्स। मतलब हर एक लॉ किसकी तरफ बताता है? इशारा करता है फोर्स की तरफ। मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं, फोर्स इज लॉज ऑफ मोशन। मतलब जो लॉज ऑफ मोशन है वो किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसको इंट्रोड्यूस करते हैं बताइए? फोर्स को। बात समझिएगा। फोर्स है क्या? फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकता है। एक्सेलरेट का मतलब समझिए, एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव भी और क्या? नेगेटिव भी। जैसे कोई फैन है, ये मूविंग है, अचानक से मैं इसका स्विच ऑफ कर दूंगा, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर दूंगा, तो ये जो फैन है ये स्टेशनरी हो जाएगा। कौन सा वाला एक्सेलरेशन हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना। मान लीजिए ये पंखा अभी रुका हुआ है, मैं स्विच ऑन कर दूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, पंखा क्या करने का लगेगा? अपने एक्सेस के अराउंड में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कहने का ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाओ या मोशन से रेस्ट में लाओ, दोनों सिचुएशन क्या कहलाती हैं? एक्सेलरेशन। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फोर्स का आइडेंटिफिकेशन किस बेस पे होता है? फोर्स वो एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकता है। फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको पुश करना भी फोर्स है, पुल करना भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फोर्स और क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकता है। एक्सेलरेट करना मतलब उसका स्टेट चेंज करना। क्या चेंज करना? स्टेट चेंज करना। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में लाना, और मोशन में है तो रेस्ट में लाना। कौन करता है ये काम? फोर्स। इसीलिए बोलते हैं फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। मोशन अगर होनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या है? फोर्स। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। तो ये सारे लॉ किसके बारे में बताते हैं? फोर्स के बारे में बताते हैं। आपको फोर्स का डेफिनेशन मालूम चल गया। व्हाट इज फोर्स? इट इज एन एक्शन कैन एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज एन एक्शन कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट जो है उस पर अगर अपन F फोर्स लगाएंगे तो वो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और किस पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन पे। समझिएगा। यूनिट क्या होगी इसकी?
यूनिट होगी न्यूटन, और सीजीएस में क्या होगी, सीजीएस में होगी डाइन, क्या होगी, डाइन। और सोचिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आएगा, 10⁵ डाइन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 10⁵ डाइन। इसका डायमेंशन भी पता होगा आपको, क्या है इसकी डायमेंशन बोलो, इसकी डायमेंशन है MLT-2। बैलेंस और अनबैलेंस दो टाइप के फोर्स होते हैं, और भी बहुत टाइप है, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, है ना, ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, इस पर उनको बहुत फोकस नहीं करना है। समझिएगा, बात हो रही है लॉज ऑफ मोशन की, मैं फर्स्ट लॉ बताना चाह रहा हूं, आपको अपने आप समझ में आएगा जो मैं कह रहा था वो सच है कि नहीं है। फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, क्या कहता है फर्स्ट लॉ, कोई ऑब्जेक्ट तब तक एक्सेलरेट नहीं होता जब तक अपन उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। क्या बोल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट तब तक एक्सेलरेट नहीं होता जब तक अपन उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। और मैंने फोर्स की डेफिनेशन क्या बताई थी, फोर्स वो है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता है। फोर्स क्या है, व्हाट इज द फोर्स, force is an action can accelerate the object. What is the force, force is an action can accelerate the object, force is an action can change the state of an object। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ कहता है in the absence of external force there are no acceleration on the body। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है अगर फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्या कहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब फोर्स के एब्सेंस में एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, देयर आर नो एक्सेलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और फोर्स की डेफिनेशन भी क्या कहती है, फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकता है। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा। मतलब यहां पे फर्स्ट लॉ क्या बताने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है बताइए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है बोलिए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया, बढ़िया से क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ बताता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब अगर आप इसको नोटिस करें ध्यान से तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ, देयर आर नो एक्सेलरेशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। अगर वहां पे कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए, जीरो होगा। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will continue to rest, if it is in motion it will continue to move with uniform velocity। कब तक, until an external force, unless an external force acting upon it। ठीक है ना, until an external force acting upon it। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा। मतलब कि वो एक्सेलरेट नहीं होगा। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, whenever an object is at rest it will continue to rest, if it is in motion it will continue to move with uniform velocity until an external force acting upon it। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा, मतलब कि एक्सेलरेट नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को लिंक कर दिया गया है, एक नया वर्ड है इनर्शिया से। किससे, इनर्शिया। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, इधर भी सुन लीजिए। इनर्शिया नाम से क्लियर है, इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट से तैयार हुआ क्या, इनर्शिया। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो इनर्ट सिचुएशन को शो करता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। ये कहलाता है क्या, inertia। What is the inertia? The inherent property of every body by virtue of which it opposes the change in its state। ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट का ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने ऊपर होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। फिर चाहे वो रेस्ट से मोशन में लाने वाली बात हो, फिर चाहे मोशन से रेस्ट में लाने वाली बात हो, फिर चाहे डायरेक्शन चेंज करने की बात हो। क्या समझा आपने, क्या समझा, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच is opposes the change in its state, it opposes the change in its state। वो अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है। हर बॉडी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं अपन, इनर्शिया बोलते हैं।
वो बिल्कुल भी कुछ होने नहीं देना चाहता। अगर वो रेस्ट में है तो उसको लगता है भाई मुझे रेस्ट में ही रहने दो, अगर वो मोशन में तो उसको लगता है मुझे मूविंग ही रहने दो, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको लगता है मुझे इसी डायरेक्शन में रहने दो। समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, अगर फोर्स नहीं देंगे तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। मतलब फर्स्ट लॉ इनडायरेक्टली इनर्शिया के बारे में बता रहा है। फर्स्ट लॉ ही क्या है? इनर्शिया है। फर्स्ट लॉ ही क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब समझिए इनर्शिया कितने टाइप का होता है? इनर्शिया भी 3 टाइप का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, अभी कुछ एग्जांपल आपके सामने रखेंगे तो आप समझ जाओगे। दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपने क्या क्या जान लिया अब तक? आपने डेफिनेशन ऑफ फोर्स जान ली, आपने फर्स्ट लॉ जान लिया, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया जान लिया, और आपने देखा होगा तीनों की तीनों डेफिनेशन क्या है? सिमिलर है। फोर्स इज एन एक्शन कैन एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर आर नो एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। और इनर्शिया क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until an external force acting upon it। क्लियर हो गया? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो उसी सिचुएशन में रहना चाहता है। समझ में आ गया? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट, वो अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप के, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा, आप पहचान जाओगे इनर्शिया है क्या। जैसे कि मैं बाइक पे जा रहा हूं, बाइक पे जा रहा हूं, पीछे कोई बैठा है, अचानक से बाइक का ब्रेक मारूंगा तो पीछे वाला मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो कहता मूविंग था, उसको लगता है भाई चलते रहने दो, चलते रहने दो, रुकाओ मत। अचानक से मैंने ब्रेक मार दिया, वो कहता नहीं मैं तो नहीं रुकूंगा, वो आगे आ जाएगा। मान लीजिए आप बस पे हो, बस में सबसे पीछे खड़े हो, एकदम पीछे खड़े हो, बस चल रही है, आप भी मजे में खड़े हो, बहुत बढ़िया, मजा आ रही है, बस चलती जा रही है, आप उसमें बढ़िया पकड़ के खड़े हो। अचानक से बस वाले ने ब्रेक मारा, आप मूविंग थे, बस मूविंग थी, अचानक से बस वाले ने ब्रेक मारा, ब्रेक मारा मतलब बस क्या हो गई? रेस्ट में हो गई, लेकिन आप थे मूविंग। आप तो कहते भैया मुझे मोशन में रहने दो, लेकिन बस तो रुक गई है। आपको मोशन में रहना है क्योंकि आपके अंदर ये इनर्शिया है। आप दौड़ के पीछे से कहाँ आ जाओगे? डायरेक्ट आगे आ जाओगे, और थोड़ा बहुत अगर ज्यादा हिम्मत कर ली तो कांच फोड़ के बाहर भी निकल आओगे। क्या है ये? इनर्शिया ऑफ मोशन। होता है ना ऐसा बहुत बार, आप सीट में बैठे हो गाड़ी की, अचानक से ब्रेक लग जाए, आप आगे वाली सीट से भिड़ जाते हो, भिड़ते हो कि नहीं भिड़ते हो? क्या है ये? इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्या है ये? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है भाई इनर्शिया ऑफ मोशन? अगर आप मोशन में तो आपको लगता है आप मोशन में ही रहें, गाड़ी रुक गई तो आप गाड़ी से अटैच हो तो आप तो रुक गए, लेकिन आपका जो अपर पोर्शन है, कमर के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये तो मोशन में था, तो गाड़ी रुक गई तो नीचे वाला पोर्शन तो गाड़ी के साथ अटैच है, वो रुक गया, लेकिन अपर पोर्शन कहता है अरे मुझे आगे जाने दो, और आप आगे जाने के चक्कर में आगे वाली सीट से भिड़ जाते हो। कई बार आपने देखा होगा, आप बस में बैठे हो, आप आराम से बैठे हो, रेस्ट में हो, आपको लगता है सब कुछ रेस्ट में रहे, अचानक से बस चलने लगती है तो ये पोर्शन तो मूविंग है, मूव करेगा, लेकिन आप क्या हो जाओगे? पीछे की तरफ झुक जाओगे। क्या है ये? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्या है ये? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा जैसे अपन कोई बड़ा कपड़ा है, बजनी कपड़ा है, उसको फटकारते हैं, उससे धूल उल निकालते हैं, अपन उसको डंडे से पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं तो कपड़ा क्या है? मोशन में आ जाता है, लेकिन जो उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी रेस्ट में रहते हैं और उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है, जिसकी वजह से वो क्या है? छूट जाते हैं, कपड़ा आगे चला जाता है। तो पार्टिकल इधर छूट गया, कपड़ा आगे चला गया तो पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे, और इस तरीके से अपन डस्ट साफ कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर आप उसको मोशन में लाना चाहोगे वो उसका अपोज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर आप उसको रोकने का प्रयास करोगे तो वो अपोज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। अगर आप उसका अपोज करोगे तो वो क्या करेगा? अगर आप उसको उस डायरेक्शन से मूव कराने का प्रयास करोगे तो वो अपोज करेगा। जैसे कई बार अपन साइकिल से जाते हैं, मोड़ आ गया, अपन तो सीधे जा रहे थे, अपना मन करता है कि सीधे जाओ, अगर अपन उसी वेलोसिटी से जाते रहेंगे
और हमें मुड़ना चाहिए तो हम नहीं मुड़ेंगे, ठीक है ना। नहीं मुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, गिर पड़ेंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें सीधे जाना है। हमें कहाँ जाना है, सीधे, और मोड़ आ गया है, ठीक है ना, मोड़ आ गया है, आप नहीं मुड़ना चाहते। नहीं मुड़ना चाहे तो आप कहाँ घुस जाओगे, सीधे खेत में घुस जाओगे रास्ता छोड़ के। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से जो है तो क्या पढ़ सकते हैं आप, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बढ़िया से हो गया। चलिए आगे समझिएगा। इस तरीके से इनर्शिया की बातें आपको मालूम चल गई। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगाओगे तो वो एक्सेलरेट नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं अपन सेकेंड लॉ की तरफ। ये छाप लिया आपने, चलिए देखिएगा, बात हो रही है सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या कहना चाहता है, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हो, मासिव ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। भाई अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मासिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इंडिविजुअल वेलोसिटी रीड नहीं करते, क्या रीड करते हैं, मोमेंटम। क्या रीड करते हैं, मोमेंटम। नया वर्ड आ गया, क्या है भाई, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है बोलिए, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। व्हाट इज द मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या होगी बताइए, डायमेंशन होगी MLT-1, ठीक है ना। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझिएगा मोमेंटम इंडिविजुअल, हालांकि फोकस करिए आप वेलोसिटी पे, मास तो ठीक है, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, अगर ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है, संसार जानता है ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होना मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज होना। एक्सेलरेट होना मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज होना। ऑब्जेक्ट मासिव है, इन अकेले उसको वेलोसिटी ना बोल के क्या बोल दिया मैंने, मोमेंटम बोल दिया, क्योंकि मास तो वहां पे फिक्स है, चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या, मोमेंटम। तो क्या बोला अपन ने, मोमेंटम बोल दिया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, वो एक्सेलरेट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा। और किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम चेंज होगा मतलब सॉरी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो सेकंड लॉ कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होता जाएगा। मतलब कि जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोमेंटम में होने वाले चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हैं बात को। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे। जैसे समझिएगा कोई बॉल है, बॉल का कुछ मास है m, अभी वो रेस्ट में है, मैंने पैर से हिट किया, जैसे मैंने हिट किया तो वो जो बॉल है वो एक्सेलरेट होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मासिव है तो वेलोसिटी जगह मैंने क्या बोल दिया, मोमेंटम, मतलब उसका मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम कितना चेंज हुआ ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। समझिएगा क्या बोलता है सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोलता है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट के लग जाएगा, डेल्टा पी अपॉन क्या, डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या, इनिशियल मोमेंटम अपॉन क्या, डेल्टा टी। समझिएगा F इज इक्वल टू के, एम कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, V माइनस यू अपॉन टी। तो V माइनस यू को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। V माइनस यू क्या बोलेंगे, बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा V अपॉन क्या, डेल्टा टी। और आप भी जानते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, बोलो, एक्सेलरेशन। तो वेक्टर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KMA। और ये ट्रू लॉ है। ट्रू लॉ मतलब जितने एफर्ट्स करेंगे पूरा का पूरा रिस्पॉन्ड करेगा,
इसलिए k का वैल्यू क्या होगा 1, तो वेक्टर f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ma। क्या प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से, क्या था ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ने हमें क्या दिया, सेकंड लॉ ने फोर्स का फॉर्मूला दिया। सेकंड लॉ ने क्या बताया, सेकंड लॉ ने एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बताया। तो फर्स्ट ने बताया डेफिनेशन और सेकंड ने क्या बताया, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। क्या बताया, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। तो सेकंड लॉ कहता क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। बॉल कितनी तेज जाएगी किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे। समझ रहे हैं ना, मोमेंटम में कितना चेंज हो जाएगा किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे। है प्रोपोर्शनल टू दिस, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट के लग जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी। और डेल पी की हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा, ये रिजल्ट आ गया। एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एम ए हो गया। एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एम ए। क्या मुश्किल जा रही बताओ, एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एम ए आ गया। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स किसने बताया, सेकंड लॉ ने। इस तरीके से फर्स्ट लॉ डेफिनेशन बता रहा और सेकंड लॉ क्या बता रहा, एक्सप्रेशन। अब आते हैं थर्ड लॉ में, छापिए इसको। मोमेंटम आपको मालूम ही है, व्हाट इज मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी के बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तो एनएलएम की खास बातें आपने समझी नहीं है। अब आता थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बताता है भाई, थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। m1 जो है m2 पे फोर्स लगाता है, कितना लगाता है, F21। कितना लगाता है, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ रहे हैं बात को। और m2 जो है m1 पे फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाएगा, F12। ठीक है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हम दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों में हो सकता है अमाउंट सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस तरफ लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है। तो फोर्स की कंडीशन क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, अगर आप किसी पे कुछ एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो उतने ही अमाउंट से क्या करता है, रिएक्ट करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन इसके। तो ये क्या बताता, थर्ड लॉ क्या बताता भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स बताता है। क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। तो समझिएगा बात को, फोर्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर फोर्स के इक्वल और अपोजिट क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। ये क्या बताता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। इसलिए बोल रहा था मैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बोलने की बजाय क्या बोले अपन, फोर्स इज लॉज ऑफ मोशन। मतलब लॉज ऑफ मोशन इनडायरेक्टली किसको एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बता रहा था ना, बताया था मैंने। सेकंड लॉ क्या बताता है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स देखा आपने। और थर्ड लॉ क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मोमेंटम आपको मालूम चल ही चुका है, क्या है मोमेंटम भाई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मालूम चलती जा रही हैं। एक और टर्म है इम्पल्स। जानते हैं कि आप इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, चलिए समझिएगा। इम्पल्स, फिलहाल मैं इम्पल्स को भी ऐसे बता सकता हूँ इजी फॉर्म में, एग्जाम्पल बाद में डिस्कस, हालांकि सबके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे भी, फर्स्ट लॉ के भी, सेकंड लॉ के भी, थर्ड लॉ के भी, मोमेंटम के भी, इम्पल्स के भी। ठीक है ना, इम्पल्स क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ठीक है ना, कोई फोर्स लगाया हमने, कितने शॉर्ट टाइम पीरियड में लगाया, दैट इज इम्पल्स। जैसे आपने देखा होगा पिकअप, आपने मोटरसाइकिल का पिकअप देखा होगा, सुना होगा पिकअप। अपन जैसे उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो गाड़ी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में रिस्पॉन्ड कर देती है, दैट इज इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है ना, समझिए किस तरीके से। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन डेल्टा टी। समझिएगा, तो क्या कहानी आएगी, समझिए, इम्पल्स इज इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कट जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितना, v माइनस क्या, u, v माइनस क्या, u। m का अंदर मल्टीप्लाई करो,
आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम भी माइनस एम यू। एम भी क्या है, फाइनल मोमेंटम, और एम यू क्या है, इनिशियल मोमेंटम। मतलब ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं अपन, चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं अपन, चेंज इन मोमेंटम। तो व्हाट इज द इम्पल्स, न्यूमेरिकली हम क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज द इम्पल्स, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। या फिर ऐसा बोले, व्हाट इज इम्पल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सर्टेड फोर्स एंड टाइम इंटरवल, या अप्लाइड फोर्स एंड क्या, टाइम इंटरवल। समझिएगा, व्हाट इज इम्पल्स, इट इज द अप्लाइड फोर्स इनटू क्या, टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। सॉल्व किया मैंने तो क्या मिल गया, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। न्यूमेरिकली इसको अपन ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हाट इज इम्पल्स, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। समझ आ गया, इम्पल्स मालूम चल गया, मोमेंटम मालूम चल गया, तीनों लॉ क्लियर हो गए, इनर्शिया मालूम चल गया। अब बारी आती है इन सबके एग्जांपल्स की, ठीक है ना। डेली लाइफ में कैसे हम इम्पल्स एक्सपीरियंस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है। बुक रीडिंग कीजिएगा, बहुत शानदार तरीके से बुक रीड कीजिएगा, फिर देखिएगा कितना मजा आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हमारी मतलब कह देना चाहिए डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो अपन देखो, अब इनर्शिया के भी हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, मोमेंटम, सबके एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसको बढ़िया नोट कीजिए, बुक रीड करिए, बहुत मजा आने वाला है, नोट कर लीजिए प्लीज़।